हेलो, मैं हूं मलेंद्र और स्वागत है आपका अ पिंच ऑफ स्नफ के छठे पार्ट के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को पैराग्राफ 74 तक लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीडिंग देते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे उसे भी समझते हुए चलेंगे और वीडियो के लास्ट में यहाँ तक पढ़ने के बाद जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं उसे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 से 5 तक का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले उसे ज़रूर देख लीजिए। और अगर आप देख चुके हैं, सब कुछ से तैनात हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो फिर देर किस बात की। चलिए इस चैप्टर को आगे समझना शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, यूट्यूब के नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई बात है। एक्चुअली यूट्यूब ने अपने एल्गोरिदम में कुछ कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके अनुसार अब मैक्सिमम चांस ये है क्या कि आपको वीडियोस तभी दिखाई पड़ेंगे फीड में जब आपका नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा हुआ रहेगा। इसलिए चैनल को केवल सब्सक्राइब करके मत छोड़िए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो पास वाला जो बेल आइकन का बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारी कहानी जहाँ पर रुकी हुई थी उसके आगे इस चैप्टर में ये दिया गया है। We left the house soon after that, Nanu Kaka having again promised that he would write to old HB that very day. As we drove away, both Lalaji and his superior secretary were bowing to him from the Porsche. पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं हमेशा की तरह। ओके तो यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है वी लेफ्ट। ये शब्द जो है वो लीव से निकला हुआ है। लीव मतलब होता है वहां से रवाना होना, वहां से निकलना, वहां से चल देना। तो लीव का ही पास्ट फॉर्म है यहाँ पर लेफ्ट, यानी वहां से चल दिया हमने। अगेन मतलब दोबारा। प्रॉमिस का तो मतलब आप सभी जानते हैं, सभी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। ड्रोव शब्द जो है वो ड्राइव से निकला हुआ है। ड्राइव मतलब होता है कार चलाना, तो ड्रोव उसी का पास्ट फॉर्म है। अवे मतलब दूर, यानी कि हमने वहां से अपनी गाड़ी को दूर ले जाना शुरू कर दिया। सुपीरियर जो अपने आप में बड़े दर्जे का हो। बो का अर्थ होता है झुकना, जैसे किसी के आगे आप झुक करके उसका अभिवादन करते हो। और पोर्श कहते हैं बरामदे को। ओके तो यहां तक मैं कहने की क्या बात हो रही थी, यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि पिछले पार्ट में हमने देख लिया था कि नानू काका जो था वो एक मंत्री से मिलने के लिए गया हुआ था, पार्टी हेड था वो, ठीक है, सोहनलाल रतीराम। उससे मिलने के बाद उससे वादे किए उसने कि उसके बेटे की वो पैरवी करेगा। और उसके बाद की कहानी आगे बढ़ रही है कि उसके बाद हम लोग वहां से निकल गए, सून आफ्टर दैट, उसके बाद तुरंत बाद ही हम लोग निकल गए। नानू काका ने दोबारा प्रॉमिस किया कि वो ओल्ड एचबी को लिखेगा। एचबी यहाँ पर था हजरत बरकत अली, जो कि कमिश्नर थे, एम्बेसडर थे भारत सरकार के लिए। और उसी दिन लिखने की बात की। और इसके बाद वो कहते हैं कि एज वी ड्रोव अवे, जैसे ही हम वहां से चले, हमने देखा कि लाला जी और जो सेक्रेटरी थे यानी उसके जो सचिव थे, वे दोनों ही झुक करके अभिवादन कर रहे थे। किसका? नानू काका का। कहां से? तो अपने बरामदे से। Nanu Kaka was strangely silent that evening and went to bed soon after dinner. But in the morning, he was chirpy again. We are going to the minister's house this morning, he announced. हमेशा की तरह पहले वर्ड मीनिंग को देखते हैं। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंजली यानी अजीब तरह से। साइलेंट तो मतलब आप जानते ही हैं, मौन होना, चुप होना, शांत होना। वेंट शब्द जो है वो गो का पास्ट फॉर्म है। सून मतलब जल्दी। डिनर यानी रात का खाना। चिरपी कहते हैं चहचहाने को। चिर्प का मतलब होता है चहचहाना, बोलना। और जैसे कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे चिड़िया चहचहाती है ना, उन्हें चिर्प कहा जाता है। तो यहाँ पर हुआ गया कि वो अभी हम लोग लाइन को समझेंगे तो फिर ज्यादा क्लियर होगा इसका मीनिंग। फिर यहाँ पर अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना, अनाउंसमेंट वगैरह, ये शब्द आपने सुने होंगे। तो होता क्या है कि नानू काका जब वहां से लौट करके आए सोहनलाल रतिराम के घर से, तो नानू काका उस दिन बहुत ही अजीब तरह से शांत थे उस शाम। और जल्दी ही वो सोने के लिए चले गए खाना खाने के बाद। लेकिन सुबह के समय क्या हुआ, फिर से वो पुराने वाले अवतार में आ गए। फिर से ज्यादा बोलना, ज्यादा मतलब डोमिनेटिंग होना, फिर इधर उधर की बातें करना, ये सारा कुछ। और जगते उन्होंने क्या अनाउंस किया, वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मंत्री के घर जा रहे हैं। कब भाई? तो दिस मॉर्निंग, आज सुबह हम लोग मंत्री के घर जा रहे हैं। ये उन्होंने घोषणा कर दी। अब ये जो नैरेटर है वो कहता है, नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील्ड। He inhaled some snuff before he spoke, and by that time he seemed to have forgotten what I had said. This car of yours too old.
too small. We will need something much more impressive. You noticed how that secretary treated us coldly at first? If we had gone in a bigger car, he would have been quite different. यहाँ तक में क्या बातें हुई भाई? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं. यहाँ पर अपील का अर्थ होता है उससे गुजारिश करना, उससे याचना करना, किसी चीज के लिए बोलना, रिक्वेस्ट करना. इनहेल का अर्थ होता है सूंघना. स्नफ सुरती, जिसके नाम पर इस चैप्टर का पूरा नाम रखा गया है, पिंच ऑफ स्नफ. उसके बाद सीम का अर्थ होता है मालूम होना, प्रतीत होना, लगना. जैसे बोलते हैं ना कि मुझे लगता है या फिर ऐसा लग रहा है, इट सीम्स, सीम लगाया जाता है उसका. फॉरगेट मतलब होता है भूलना. इसके बाद कुछ और शब्द थे इसमें, जैसे इम्प्रेसिव. इम्प्रेसिव का अर्थ होता है जिससे कि प्रभाव पड़ता हो, अच्छा, प्रभावशाली. नोटिस्ड यानी गौर करना. सेक्रेटरी सचिव. ट्रीट का अर्थ होता है उसके साथ बर्ताव करना. कोल्डली यानी बहुत ही ठंडे तरीके से, रुखाई के साथ. और क्वाइट यानी बिल्कुल, पूरी तरह से. और डिफरेंट यानी अलग. तो यहां तक में मीनिंग क्या निकलती है कहानी की? कहानी कहती है कि जैसे ही उन्होंने कहा कि आज सुबह हम लोग जाएंगे मंत्री से मिलने के लिए, वैसे ही नरेटर कहता है नॉट मी, मुझे मत बोलो जाने के लिए, प्लीज अंकल, प्लीज मामा, मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ, प्लीज. वो क्या होता है, नानू काका वो सुरती लेते हैं और कुछ बोलने से पहले क्या करते हैं, उसको सूंघते हैं. और सूंघने के बाद ऐसा लगता है उस समय के बीच में कि जैसे कि मानो वो भूल गए जो भी उनसे कहा गया था अभी जस्ट, कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ये सब कुछ वो भूल गए. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी बातें आगे रखनी शुरू कर दी कि दिस कार ऑफ योर्स, ये जो तुम्हारी कार है ना, टू ओल्ड टू स्मॉल, बहुत छोटी है और हमें ना कुछ बड़ा चाहिए, कुछ प्रभावशाली चाहिए. तुमने गौर किया था, यू नोटिस्ड कि वो जो सेक्रेटरी था वहां पर पार्टी चीफ के यहाँ, उसने कैसे हमें बिल्कुल रुखाई के साथ हमारे साथ बर्ताव किया था शुरुआत में. अगर हम लोग बड़ी कार में गए होते ना तो उसका बर्ताव बिल्कुल अलग होता. व्हाट अबाउट अ टैक्सी? नो, नॉट अ टैक्सी, अ प्राइवेट कार ड्रिवन बाय अ लेवरेड शॉफर. द बिगर द बेटर. अब यहां पर कुछ वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे टैक्सी को तो खैर आप सभी लोग जानते होंगे कि टैक्सी क्या होता है, जो हमारे यहाँ कार्स वगैरह चलती हैं बाहर. दिल्ली वगैरह में ऑटो को भी टैक्सी ही कहा जाता. प्राइवेट कार, प्राइवेट यानी निजी, यानी कि ये सरकारी नहीं होनी चाहिए, किराए पे चलने वाली नहीं, बल्कि किसी की निजी कार होनी चाहिए. और ड्रिवन बाय लेवरेड शॉफर. लेवरेड शॉफर का अर्थ होता है जो कि पोशाक पहने हुए लोग जो कि गाड़ियां चलाते हैं ना. आप लोगों ने कई गाड़ियों को देखा होगा जिसमें कि जो ड्राइवर्स होते हैं वो सफेद कलर की मतलब ड्रेस वगैरह में होते हैं, टोपी वगैरह लगाए होते हैं, उसी को शॉफर कहा जाता है. तो द बिगर द बेटर, यानी जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा. I remembered that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous, stately, outlandish car that would have only been built for a court procession. Told Nanu Kaka about it. देखते हैं क्या क्या वर्ड्स आए हुए हैं. जैसे पहला है रिमेंबर्ड. रिमेंबर का अर्थ होता है याद करना. एक्वेंटेंस कहा जाता है जान पहचान को, ठीक है. इनॉर्मस मीन्स बड़ा. आउटलैंडिश यानी शानदार, जो कि कहीं बाहर से इंपोर्टेड टाइप फील देता हो. बिल्ट मतलब बना हुआ. और प्रोसेशन यानी प्रक्रिया. तो यहां तक मीनिंग क्या निकला कि जैसे नानू काका ने कहा कि जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना अच्छा रहेगा, और हमें ऐसी चाहिए जो प्राइवेट गाड़ी हो और उसको एक मतलब ड्रेस वगैरह पहना हुआ ड्राइवर चलाता हो. तो इसे याद आता है कि इसकी पहचान का एक आदमी था जो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था एक कार को बेचने की, कई महीनों से. और वो कार जो थी वो बहुत बड़ी थी, स्टेटली थी, यानी कि काफी रौबदार थी, आउटलैंडिश थी, यानी कि बाहर से इंपोर्टेड जैसा फील देती थी. और वो जो थी इस तरह से बनाई गई थी कि केवल कोर्ट प्रोसेशंस के लिए, यानी कि कोर्ट वगैरह जो जज वगैरह जाते हैं, केवल उन्हीं प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल होते थे. तो इसने क्या किया, आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, यानी कि मैंने नानू काका को इसके बारे में बता दिया. नैरेटर ने नानू इसके बारे में बताया. दैट्स इट, वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, he suggested breezily. I'm sure we could, I said, if we looked like genuine buyers. But do we? These motor car touts can smell a rich man a mile off.
चलिए देखते हैं क्या क्या वर्ड्स आए इसमें। जैसे कि पहला शब्द आया हुआ है ब्रीफ। ब्रीफ का अर्थ होता है संक्षिप्त यानी छोटा, ठीक है। ट्रायल यानी चेक करने के लिए, जांचने के लिए। सजेस्ट करने का अर्थ होता है सुझाव देना। ब्रीजली दांत चियारते हुए, पूरे दांत दिखाते हुए, हंसते हुए। श्योर निश्चित रूप से। जेन्युइन यानी होता है वास्तविक, असली। बायर्स यानी खरीदार। टाउट्स कहते हैं बिचौलियों को, वो जो कि बीच में दलाली खाते हैं, परसेंटेज लेते हैं बिकवाने के लिए किसी चीज को, उसको टाउट्स कहते हैं। माइल मील, जैसे कि 1 मील 2 मील 5 मील 10 मील बोलते हैं ना, उसको। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या निकला, दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। तो करेंगे क्या हम लोग कि हम लोग उस गाड़ी को छोटे से ट्रायल के लिए लेंगे कि हमें चला करके चेक करना है कि कैसी है ये कार। और ये किसने सुझाव दिया, नानू काका ने। तो ये जो नैरेटर है जो कहानी सुना रहा है वो क्या कहता है, आई एम श्योर वी कुड, हाँ जरूर हम लोग कर सकते हैं ऐसा। लेकिन ऐसा कब कर सकते हैं, इफ वी कुड वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स। हम तभी ऐसा कर पाएंगे जब हम असली खरीदार लगेंगे। लेकिन क्या हम हैं, नहीं है। और ये जो बिचौलिए होते हैं ना, मोटर कार वाले, ये जो दलाल बीच के जो कि सेल्स वगैरह के लिए होते हैं, वो ना अमीर आदमी को ना मीलों दूर से सूंघ लेते हैं। कैन स्मेल अ रिच मैन माइल ऑफ, यानी मीलों दूर से, आपको दूर से देख के बता देगा कि ये आप अमीर हो या नहीं हो। तो नानू काका ने क्या जवाब दिया, यू लीव दैट टू मी, नानू काका सेड, यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी। एंड व्हाट अबाउट दिस लेवरेज शॉफर, आई आस्क्ड। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली। चलिए वर्ड्स क्या क्या है। लीव, लीव का अर्थ होता है छोड़ देना, यहां पर भी लीव का अर्थ है छोड़ देना। लेवरेज शॉफर अभी जस्ट हमने देखा था कि वो पोशाक वाला ड्राइवर। ऑफ कोर्स वास्तव में। ब्लैंडली बिल्कुल बेधड़क बोलना किसी चीज को। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे नरेटर कहता है नानू काका को कि वो तो अमीर लोगों को दूर से ही पहचान लेते हैं, हमें तो देगा ही नहीं वो ट्रायल करने के लिए। तो नानू काका कहता है तुम वो सब मुझ पे छोड़ दो, बस तुम वहां की सारी डिटेल्स मुझे दे दो। और इसके बाद ये पूछता है कि और चलो ठीक है, मान लिया वो गाड़ी मिल भी गई, तो फिर ये पोशाक वाला ड्राइवर कहाँ से आएगा। ये कहता है पोशाक वाला ड्राइवर कौन बनेगा। तो नानू का कहता है ऑफकोर्स तुम बनोगे, और कौन बनेगा। और उन्होंने ये बात बिल्कुल बेधड़क तरीके से कह दी, ब्लैंडली। He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees. He folded it neatly and put it into the inner pocket of an old coat of his. Now call your धोबी, he told me. देखते हैं क्या क्या वर्ड आया हुआ है। जैसे एक चेकबुक है, चेकबुक आप सभी जानते होंगे, बैंक से मिलता है जो, वही चेकबुक है जिसमें हम लोग चेक बना करके देते हैं किसी को। फोल्ड का अर्थ होता है मोड़ना किसी चीज को। नीटली सफाई के साथ, बिल्कुल सफाई के साथ, साफ सुथरे तरीके से। इनर पॉकेट तो आप जानते ही हैं, पॉकेट। और कोट यानी कोट। और टेल का पास्ट फॉर्म है टोल्ड यहाँ पर। ऑलराइट, तो कहने की क्या बात हो रही है यहाँ पर कि उन्होंने क्या किया, इतना सब कुछ बोलने के बाद अपना चेकबुक निकाला और एक चेक लिखा, कितने रुपए का, 1,000 रुपए का। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसे मोड़ दिया और अच्छे से मोड़ करके इसे अपने पुराने से एक कोट के अंदर वाले पॉकेट में डाल दिया। और उसके बाद उनसे क्या कहा कि अपने किसको बुलाओ, धोबी को बुलाओ। अब धोबी को बुलाने की बात कहता है, आई कॉल्ड द धोबी and uncle gave him the coat and took him outside and had a small talk with him. Then we drove over to the Sikka auto dealers and Nanu Kaka asked if he could try out the car we had in mind. इसके बाद कुछ वर्ड्स पहले देख लेते हैं। आउटसाइड यानी बाहर, टॉक यानी बात, और उसके बाद डीलर्स जो कि विक्रेता होते हैं, मतलब कई जगह पे ऑटो डीलर्स वगैरह होते हैं, उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आस्क मतलब पूछना, और माइंड यानी हमारे मन में। तो हुआ क्या कि इन्होंने अपने धोबी को बुला दिया। धोबी को बुलाने के बाद क्या हुआ कि अंकल ने यानी कि नानू काका ने उसे अपना कोट दे दिया, उसे लेकर के बाहर गए और उसके साथ कुछ बातचीत की। उसके बाद ये लोग निकले और सिक्का ऑटो डीलर्स के पास गए। वहां जाने के बाद नानू काका ने पूछा कि क्या वो ट्राई कर सकते हैं उस गाड़ी को जो इनके मन में है। धोबी को क्यों बुलाया गया था, धोबी को बुलाने की वजह क्या रही होगी, और नानू काका ने बाहर जाकर उससे क्या बातें की होंगी, और वो कौन सी चाल है जिससे
कि ये लोग पैसा ना होते हुए भी ये जो सिक्का ऑटो डीलर्स है इन्हें ऐसा मालूम पड़े कि ये लोग जेन्युइन बायर्स हैं, यानी कि इनके पास सचमुच पैसा है। नानू काका ने ऐसी कौन सी चाल चली है यहाँ पर, ये सब कुछ जानेंगे इसी कहानी के लास्ट पार्ट वाले वीडियो में, यानी अगले पार्ट में हमारी पूरी कहानी खत्म होने वाली है। लेकिन वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग इतनी दूर तक हमने जो भी पढ़ा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि नानू काका वांटेड अ मच डैश कार ड्रिवन बाय डैश शॉफर। हमने देखा कहानी में कि नानू काका को कैसी कार चाहिए थी, मच बिगर कार, बड़ी सी कार चाहिए थी, ड्रिवन बाय लेवरेज शॉफर, तो उसे एक लेवरेज शॉफर चाहिए था। नानू काका सेड दैट दे वुड टेक द कार फॉर अ डैश ट्रायल। नानू काका ने उनसे कहा था कि वे कार को किस चीज के लिए लेंगे, ट्रायल के लिए। तो कैसा ट्रायल होता वो, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया था वहां पर, ब्रीफ, यानी कि छोटा सा ट्रायल लेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर डैश रुपीज। तो उन्होंने कितने रुपए का चेक लिखा था, 1000 रुपए का, 1000 रुपीज। और नानू काका आस्क्ड द नैरेटर टू कॉल हिज डैश। उन्होंने नैरेटर को किसको बुलाने के लिए कहा था चेक लिखने के बाद, धोबी को बुलाने के लिए कहा था। और एक और क्वेश्चन यहां से निकल सकता है कि नानू काका एंड द नैरेटर ड्रोव ओवर टू दैट डैश डीलर्स। क्या नाम था उस डीलर का जिसके पास वो लोग गए थे, सिक्का ऑटो डीलर्स। रीडिंग करके आइए पैराग्राफ 24 तक, और जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह आपको दिखते हैं उनको एक जगह पर नोट कर लीजिए, ताकि पढ़ते समय, वीडियो को देखते समय आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें उसकी। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और कुछ नया सीखते हुए एक शानदार दिन बिताइए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।